क्योंकि उन्होंने मेरी पूरी जर्नी देखी और मुझे लगता है कि जो जर्नी में हमारे साथ होता है वो उसकी सफलता का महत्व समझता है। काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अर्बन एरियाज़ में प्रोवाइड होती हैं लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं। आज जब मैं उतने छोटे बच्चों को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि यकीनन उस समय की सोच अलग रही होगी, तभी ऐसी कदम उठा पाए। तो आपको क्या चीज़ सबसे ज़्यादा शॉक कर दिया था जब आपने रूरल एरियाज़ में जाकर देखा कि ये चीज़ वहाँ पे अभी भी हो रहा है? नहीं, ये ऑल ओवर भोपाल में चल रहा है। ईश्वर नगर एक एग्जाम्पल है क्योंकि वो स्पेशली गोदग्राम बस्ती है हमारे इंस्टीट्यूट की। तो बहुत ऐसे लोग हैं जो कि इससे जुड़ना चाहते हैं और हेल्प करना चाहते हैं, तो आप उनके लिए क्या बताएंगी कि आप कैसे इस चीज़ से जुड़ सकते हैं? क्योंकि कोविड का समय ऐसा था जब हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे होते थे और लोगों को हमारी ज़रूरत थी, तो वो सिचुएशन काफ़ी दर्दनाक इसलिए थी क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग रहते हैं चौराहों पे जिनके खुद के घर नहीं होते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ बियॉन्ड फेम, जहाँ पे आज के हमारे गेस्ट हैं उन्हें रिसेंटली प्रेसिडेंट के थ्रू अवार्ड मिल चुका है और अवार्ड का नाम है माय भारत एनएसएस अवार्ड। तो चलिए मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट मिसेस आयुषी सिन्हा से। हेलो। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। एंड आप जो भी अब काम कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है एंड मतलब आपके पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा प्राउड हो गए इस चीज़ को लेकर। हाँ बिल्कुल, मेरे पेरेंट्स काफ़ी प्राउड फील कर रहे हैं आज क्योंकि उन्होंने मेरी पूरी जर्नी देखी और मुझे लगता है कि जो जर्नी में हमारे साथ होता है वो उसकी सफलता का महत्व समझता है। तो आपका ये ड्रीम बचपन से था ये चीज़ करने का कि आप बचपन से ही समाज के लिए कुछ करना चाहती थी या आपको कुछ और? हाँ, ऑब्वियसली मैं हमेशा से समाज के लिए कुछ करना चाहती थी क्योंकि मेरी जर्नी 2018 में शुरू हुई जब मैं स्कूल में थी और आज जब मैं उतने छोटे बच्चों को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि यकीनन उस समय की सोच अलग रही होगी, तभी ऐसी कदम उठा पाए। और आप मतलब रूरल एरियाज़ पे ज़्यादा फोकस करती हैं इन सब चीज़ों हाँ। के लिए? अच्छा, तो आप ये बताइए जैसे आपने जब फर्स्ट टाइम ये करना स्टार्ट किया था तो आपको क्या चीज़ सबसे ज़्यादा शॉक कर दिया था जब आपने रूरल एरियाज़ में जाकर देखा कि ये चीज़ वहाँ पे अभी भी हो रहा है? जैसे कि अगर बात करें कि हमारा मतलब मैं भोपाल से हूँ। अच्छा। और मैं एनएसएस के थ्रू जुड़ी रही इन सब चीज़ों से। तो अगर बात करें तो हमारा उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान यानी इंस्टीट्यूट फॉर एक्सलेंस इन हायर एजुकेशन भोपाल है, जहाँ से मैंने मैथमेटिक्स में ऑनर्स किया है। अच्छा। तो वहाँ पे हमारे कॉलेज का ही एनएसएस ने गोदग्राम एक ईश्वर नगर बस्ती ली थी। तो जब हमने वहाँ की स्थिति देखी, बच्चों को देखा, तो स्लम का माहौल कैसा होता है वहाँ पे, काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अर्बन एरियाज़ में प्रोवाइड होती हैं लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं। तो जब हम ऐसी जगह देखते हैं, फिर जामुनिया कला में हमारा कैंप लगा तो वहाँ पे हमने जब सिचुएशन देखी लोगों की, तो काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उन तक नहीं पहुँच पाती हैं और वो हमको लगता है कि हमारे माध्यम से अगर उन तक पहुँच पाए तो बहुत अच्छी बात है। आप क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करती हैं, सिर्फ बच्चों को या फिर जितने रूरल एरियाज़ में लोग नहीं, हम सबको कवर करते हैं। मतलब एनएसएस सिर्फ बच्चों के लिए नहीं चलती है। एनएसएस एक सिविलियन ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है। और ये अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम करती है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कीम्स को घर घर लोगों तक पहुंचाना हो या फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन पे काम करना हो, एड्स अवेयरनेस, वुमेन एम्पावरमेंट, स्किल इंडिया, ऐसी अनेकों काफ़ी चीज़ें हैं। प्लांटेशन ड्राइव से लेकर ब्लड डोनेशन कैंप्स तक हर चीज़ एनएसएस कवर करता है। अच्छा, तो आप मतलब क्या क्या प्रोवाइड करती है बच्चों को, ऐसे जैसे मेडिकल कैंप्स और बुक्स, तो आप ये सब कहाँ से अरेंज करती हैं? अगर स्पेसिफिकली हम बच्चों की बात करें तो बच्चों के लिए हम लोग रोज़ ईश्वर नगर के बच्चों को 2 घंटे फ्री में पढ़ाने के लिए जाते हैं। और उसके सिवा हम लोगों ने अलग अलग जगहों से जो स्टूडेंट्स जो पास आउट हो गए क्लासेस से, उनसे बुक्स को कलेक्ट किया और फिर वहाँ पे 350 से ज़्यादा बुक्स को अरेंज करके एक लाइब्रेरी का गठन किया। तो वो बुक्स बच्चों को, उसमें एनसीईआरटी बुक्स, स्टोरी बुक्स, सारी बुक्स कवर हुई। और ऐसे ही बच्चों के साथ जैसे क्रिसमस है, दिवाली है, कोई भी प्रोग्राम है या कोई भी फेस्टिवल आता है उसको हम सेलिब्रेट करते हैं और बच्चों को कभी ये फील नहीं होने देते कि उनको किसी चीज़ की कमी फील नहीं होने देते हैं। और जैसे कि छोटी जो लड़कियां हैं, जो टीनेजर लड़कियां, उन्हें सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं। कंप्यूटर लिटरेसी के लिए उनको कंप्यूटर कैसे चलाया जाता है, उसमें बेसिक एक्सेल वगैरह कैसे वर्क करता है, ये सारे प्रशिक्षण हम देते हैं। अच्छा,
और जैसे कि आप ये सब अभी सिर्फ ईश्वर नगर में कर रहे हैं? नहीं, ये ऑल ओवर भोपाल में चल रहा है। ईश्वर नगर एक एग्जाम्पल है क्योंकि वो स्पेशली गोदग्राम बस्ती है हमारे इंस्टीट्यूट की। और उसके सिवा जब भारत सरकार को अपने 5 नवाचार बताने थे तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर भारत सरकार ने अपने पोर्टल पर इस नवाचार को भी अंकित किया है। तो जब आप मिनिस्ट्री के उस पेज को खोलेंगे तब भी आपको वो देखने को मिलेगा, इसीलिए विशेषकर मैं इस पर बात कर रही हूँ। अच्छा, तो अभी भोपाल में है ये चीज़, तो आप ऑल ओवर इंडिया में ये चीज़ आपका जो है एनएसएस वो पूरे ऑल ओवर इंडिया हो रहा है? हाँ, एनएसएस ऑल ओवर इंडिया में वर्क करता है। जैसे आपने एनसीसी सुना होगा तो वो आर्म्ड फोर्सेस के अंडर काम करता है, वैसे एनएसएस जो है वो सिविलियंस के लिए काम करता है। उसकी कोई यूनिफॉर्म नहीं होती है, वो पर हम जैसे बच्चे होते हैं जो कि घर मतलब सिविल यूनिफॉर्म में लोगों के बीच में लोगों के साथ आके उनके साथ काम करते हैं। अच्छा, तो बहुत ऐसे लोग हैं जो कि इससे जुड़ना चाहते हैं और हेल्प करना चाहते हैं, तो आप उनके लिए क्या बताएंगी कि आप कैसे इस चीज़ से जुड़ सकते हैं? अगर कोई भी स्कूल लाइफ में जुड़ना चाहता है तो काफ़ी स्कूल्स में एनएसएस प्रोग्राम के रूप में चलती है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। कॉलेजेस में भी एनएसएस होती है, आप एनएसएस ज्वाइन करें, वहाँ पर रेगुलर एक्टिविटीज़ होती हैं। ऑटोमेटिक कॉलेज में प्रोग्राम ऑफिसर्स होते हैं, वो हमें सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं और हम एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते हैं। और इसके सिवा अगर कोई कॉलेज पास आउट भी है तो भी यूनिवर्सिटीज़ में ओपन यूनिट्स होती है जिसे आप डायरेक्ट ज्वाइन करके और उनके प्रोग्राम्स अटेंड कर सकते हैं। अच्छा, तो आपने जब आपने कहा कि आप 2018 से आप ये सब कर रही हैं, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट क्या था? जब आप मतलब आप तो खैर रूरल एरियाज़ में जाकर आपने देखा है रियलिटी, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट कौन सा था? हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा कोविड का समय था, क्योंकि कोविड का समय ऐसा था जब हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे होते थे और लोगों को हमारी ज़रूरत थी। तो उस समय पे हमने अपनी यूनिट के साथ मिलके चूना भट्टी चौराहा है भोपाल का, ऐसे ही न्यू मार्केट चौराहा है, ऐसे अलग अलग चौराहों को जहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन गैदर करती है दिन के समय पे, ऐसे चौराहों को टारगेट किया और वहाँ पर हमने एनजीओज़ के साथ कोलैबोरेट करके फ्री सैनिटाइजर्स और फ्री मास्कों का वितरण किया। और वहाँ पे रोको टोको अभियान नाम से एक अभियान चलाया जिसमें कि हमने सैनिटाइजर, मास्क और कोरोना वायरस के कीटाणु जैसा गेटअप लेके और लोगों को बताया कि उन्हें रोका गया पहले रेड सिग्नल पे और फिर उन्हें टोक के बताया कि क्यों जो 2 गज दूरी सरकार बोल रही है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है और हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और उन्हें मास्क और सैनिटाइज़र भी डिस्ट्रीब्यूट किए क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनको हेल्प करेंगे और जब भी वो उस चीज़ को देखेंगे तो उन्हें याद आएगा कि हाँ ये हमें मिला था और किसी मोटिव के साथ मिला था। तो वो सिचुएशन काफ़ी दर्दनाक इसलिए थी क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग रहते हैं चौराहों पे जिनके खुद के घर नहीं होते हैं, लेकिन उन्होंने भी कोविड में सरवाइव किया। तो जब ऐसे लोगों के बीच में काम करते हैं तो बुरा भी लगता है, लेकिन ये सेटिस्फैक्शन होता है कि एटलीस्ट वी आर हेल्पिंग देम। तो ये जो आपने किया था कोरोना का गेटअप वाला चीज़, तो ये वहाँ पर हेल्पफुल था? लोगों ने आपकी बात मानी थी, सुनी थी? हाँ बिल्कुल मानी थी। ये काफ़ी लंबा प्रोग्राम चला था और इसके द्वारा हज़ारों लोगों को हमने जागरूक किया और लोगों की सहायता भी हुई। अच्छा, तो जब आपको प्रेसिडेंट से अवार्ड मिला तो वो मोमेंट आपके लिए कैसा था? क्योंकि बहुत लोगों का ड्रीम होता है, तो आपने ये सोच कर काम किया था कि मुझे अवार्ड चाहिए या आप बस मतलब अपने से आप चाहते थे हेल्प करना? नहीं, मुझे कभी ऐसा था नहीं क्योंकि ऑब्वियसली इतनी मतलब इस एज में मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा सोच सकता है कि प्रेसिडेंट हाउस पे कभी कदम रख पाएंगे। और ये जो जर्नी थी बस चलती गई। मतलब कभी स्कूल में एनएसएस ज्वाइन की, कॉलेज में आके लकीली फिर से एनएसएस का पार्ट बनने का मौका मिला। कई बार मध्य प्रदेश को पूरे इंडिया में रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इंटरनेशनल बॉर्डर जैसे कि बाघा बॉर्डर, अटारी बॉर्डर पे भी मुझे रिप्रेजेंटेशन करने का मौका मिला है। तो ऐसे अलग अलग काफ़ी मौके मिले जहाँ पे मैंने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया है। और इन्हीं सब के साथ साथ जब वो पल आते गए, जुड़ते गए, लोगों की मदद होती रही। और मतलब अवार्ड, हाँ आज का मतलब आज की खुशी है कि आज अवार्ड है, लेकिन वो सेटिस्फैक्शन जो लोगों की मदद करके मिला वो सेटिस्फैक्शन हमेशा रहेगा। हाँ, कई ज़्यादा है। तो आपने जब ये क्लास 11th में स्टार्ट किया, राइट, तो आपके फैमिली और फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था कि आप एक एक्चुअल करियर छोड़ के आप इस चीज़ पर ज़्यादा आप फोकस कर रहे हैं? एक्चुअली पहले मेरी 5th तक की एजुकेशन कार्मल कॉन्वेंट से हुई थी। उसके बाद नवोदय एग्जाम्स होते हैं, नवोदय में मेरा सिलेक्शन हुआ एग्जाम देके। तो 4000 बच्चे एक जिले से मान लीजिए एग्जाम का फॉर्म भरते हैं, तो उसमें सिर्फ 80 सीट्स होती हैं जिसमें से कि 20-25 सीटें लड़कियों के लिए होती हैं। तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ और वहीं पर मेरी जर्नी चली। और क्योंकि वो एक बोर्डिंग स्कूल होता है तो
तो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल है, तो वहीं रह के मैंने काम किया। तो पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा उस समय दिक्कत नहीं हुई। असली प्रॉब्लम आई जब मैं कॉलेज में आई, क्योंकि मेरे कॉलेज से मेरा घर काफ़ी दूर था, 3-3 बसें बदल के फिर पैदल 2 किलोमीटर चल के जाना पड़ता था, तब मेरा कॉलेज आता था। और सब्जेक्ट भी मैथमेटिक्स था, तो चैलेंजिंग तो रहा, लेकिन कभी ये दिक्कत नहीं आई कि कभी एग्जाम्स में बैक आई हो या ऐसा कुछ। फ्रेंड्स हमेशा कहते थे कि ऐसा सब्जेक्ट लेने के बाद क्यों इस फील्ड को चूज़ कर रही हो, लेकिन अल्टीमेटली सबका सपोर्ट रहा, इसीलिए आज ये दिन आ पाया। अच्छा, तो आप ऐसी कोई स्टोरी शेयर करना चाहें जिससे कि आपको मतलब डीपली आपको टच किया हो वो स्टोरी, जब आप रूरल एरियाज़ में जाकर आपने देखा, तो किसी एक की ऐसी स्टोरी? ऐसी तो कई स्टोरी हैं, लेकिन अगर मैं किन्हीं 1-2 स्टोरी के बारे में आपको बताऊं तो एक बार ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे पता चला कि एक 100% ब्लाइंड लड़की है और उन्हें यूपीएससी ईपीएफओ का एग्ज़ाम देना था। तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया और उन्हें बताया कि मेरा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है ना, आई कैन हेल्प यू। तो उस समय फिर मैंने उनका एग्ज़ाम दिया स्क्राइब बन के उनकी, और उनका Tier 1 क्लियर हो गया। जब हम Tier 2 के लिए गए तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये पेपर कंडक्ट कराती है, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा मुझे 500 रुपये प्रोत्साहन राशि, और जिस संस्था से वो थी उस संस्था ने भी मुझे प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया। और आज वो प्रियंका मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, और मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन फील होता है कि क्योंकि पढ़ाई और सामाजिक कार्यों को मैंने पैरेलल चलाया, तभी ये सब कार्य संभव हो पाए। ऐसे एक बार मैंने उनका एसएससी सीजीएल का भी एग्ज़ाम क्लियर किया है लास्ट ईयर। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जब मैं आज याद करती हूँ तो मुझे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कराती हैं। बिल्कुल, और हर अचीवमेंट के पीछे एक सैक्रिफाइस होता है। हाँ। तो आपने क्या सैक्रिफाइस किया था अपने इस अचीवमेंट, मतलब ये अचीव करने के लिए? सैक्रिफाइसेस बहुत छोटे छोटे होते हैं, मतलब इट डिपेंड्स कि हम उन्हें किस नज़रिए से देखते हैं। जैसे मैंने बताया कि मेरे घर से कॉलेज इतना दूर था, लेकिन फिर भी कभी ये नहीं हुआ, मतलब मैं अपने पेरेंट्स के लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि नहीं रुक जाओ या इतना परेशान मत हो, इतनी बसें बदल के और इतना दूर क्यों जाना है। उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। और सैक्रिफाइसेस काफ़ी मोड़ों पे आते रहते हैं, लेकिन अगर उनको देख के हम रुक जाएंगे तो बात नहीं बनेगी, हमें उन्हें फेस करना पड़ेगा, तभी हम चमक पाएंगे। हाँ बिल्कुल। और ये क्या कहते हैं, जो अभी के यंगस्टर्स हैं, आपको लगता है कि ये जो यंग अपना जनरेशन है वो एक्चुअल में कोई चेंज ला सकता है अपने ऑल ओवर इंडिया, जिससे कि मतलब हेल्प करके अपने इंडिया में जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं उनको हेल्प करके, क्या यंगस्टर्स एक्चुअल में कोई चेंज ला सकते हैं आपके हिसाब से? एक्चुअली यंगस्टर्स चेंज ला सकते हैं, बिकॉज वी आर द फ्यूचर। और अगर मुझे लगता है कि मेरे ही जैसे और बच्चे भी काम कर ही रहे हैं और आगे भी अगर जुड़ के काम करते रहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि समाज सेवा के क्षेत्र में, अगर हम सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए उतने सिंसियर हैं कि हम अपनी पढ़ाई को पूरा समय दे रहे हैं, अगर हम किसी डिजिटल वर्ल्ड के कामों में हैं, अगर हम उसे सिंसियरली करें, तो मुझे लगता है कि हर इंसान को बस अपनी फील्ड में सिंसियर होने की ज़रूरत है और चेंज अपने आप आ जाएगा। हमें फाइनल स्टेप नहीं देखना चाहिए, हमें सीढ़ियों को देखना चाहिए कि बस नेक्स्ट स्टेप क्या है, बाकी चीज़ें ऑटोमेटिक अलाइन होती जाती हैं। हाँ, तो आपके हिसाब से जो चैरिटी और सोशल वर्क जो लोग करते हैं, और उस फील्ड में सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है कि लोग सोचते हैं कि यार वहाँ तो ऐसा होता है, उस टाइप से? जैसे जब बात करें एनएसएस की, तो काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि एनएसएस मतलब सड़क पे झाड़ू लगाने वाले बच्चे या फिर कचरा उठाने वाले बच्चे। तो जैसे आपने तुरंत एग्री किया इस बात से, तो काफ़ी लोगों को यही समझ में आता है, लेकिन इसके बाहर भी एक दुनिया है। जैसे मैंने अपनी पूरी बात में ये चीज़ मेंशन की कि मुझे वो सेटिस्फैक्शन मिला ये काम करके। तो मुझे लगता है कि जो इंसान उसे सिर्फ झाड़ू के नज़र से देखता रहेगा, वो उसे कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा उस काम में। लेकिन जो देखेगा कि हाँ, हमारी वजह से, अगर जैसे मैंने ब्लड डोनेशन किए, तो मेरे द्वारा 8 ब्लड डोनेशन किए गए हैं, तो हर एक ब्लड डोनेशन 3 और लोगों की जान बचाता है, यानी कि कहीं ना कहीं मेरे उन 8 ब्लड डोनेशंस ने 24 लोगों की जान बचाई है। तो मतलब ये ह्यूमैनिटी का पार्ट है, और मुझे लगता है कि अगर ये ह्यूमैनिटी इस जनरेशन में नहीं रहेगी तो आगे प्रॉब्लम्स होंगी, इसीलिए लोगों को आगे बढ़ के कुछ ना कुछ काम ऐसा करते रहना चाहिए। अच्छा, तो आपने अभी तक कितने मेडिकल कैंप्स लगवाए हैं और कितनों में आपको ऐसा लगा है कि
ये काफ़ी ज़रूरी था और वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा आपका मेडिकल कैंप। मुझे ऐसा लगता है कि चाहे हेल्थ चेकअप कैंप हो, चाहे आई चेकअप कैंप हो, डेंटल चेकअप कैंप हो या ब्लड डोनेशन कैंप्स हो, सारे ही कैंप्स बहुत सक्सेसफुल रहे हैं हमेशा, क्योंकि हम हमेशा ऐसे जगहों को टारगेट करते हैं जो रूरल एरियाज़ होते हैं या जो बस्ती होती है, झुग्गियाँ होती हैं, ऐसी जगहों को इसलिए टारगेट किया जाता है क्योंकि वो लोग ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं पता कि एक्चुअल में हॉस्पिटल में कितने कितने एक्सपेंस होंगे। लेकिन जब हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ कोलैब करके उनके लिए ये प्रोवाइड कराते हैं तो उन्हें फ्री मेडिसिन भी मिलती हैं, और आई चेकअप कैंप्स में कई बार उन्हें चश्मे भी प्रोवाइड हो जाते हैं, आई ड्रॉप्स प्रोवाइड हो जाती हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों की वजह से एटलीस्ट वो अपनी हेल्थ को लेके कॉन्शियस हो पाते हैं और उनकी हेल्थ अच्छी रह पाती है। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आपने अभी तक अपने लाइफ में जो आपका ड्रीम था वो आपने अचीव कर लिया है, और आपको आगे क्या अचीव करना है इस फील्ड में या फिर किसी और फील्ड में? मुझे ऐसा लगता है कि कभी सोचा नहीं था कि कभी राष्ट्रपति दरबार तक पहुंचने का मौका मिलेगा, और मौका मिला क्योंकि काम करते गए। और आगे के लिए भी मुझे ऐसा लगता है कि बस काम करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो आगे भी मेरा मोटिव यही है कि जैसे मैं अभी तक काम करती आई थी लोगों के लिए, मुझे आगे भी काम करना है और भी चीज़ों को बड़े लेवल पे करना है। तो बस मैं ऐसे ही काम करती रहूँगी और यकीनन एक ना एक दिन अच्छा मुकाम और हासिल होगा। अच्छा, तो बचपन में जैसे जो बच्चे होते हैं उनका होता है कि हर उनके मिनट में जो उनका ड्रीम होता है वो चेंज होने रहता है, जैसे कभी एस्ट्रोनॉट, कभी कुछ और। तो आपका ड्रीम बचपन से यही था कि आपको सोशल वर्क करना है या कुछ और आपको बनने का मन था? नहीं, बचपन में जैसे आपने कहा कि अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो जब बहुत छोटे थे तो कभी लगता था डॉक्टर बनना है, कभी लगता था इंजीनियर बनना है, ऐसे चीज़ें बदलती गई। लेकिन अब जिस सिचुएशन पे मैं हूँ उस सिचुएशन पे मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें ऑलरेडी यूनिवर्स में अलाइंड रहती हैं, हमें बस अपना काम करते रहना चाहिए। और यही अब मुझे मतलब सही चीज़ लगती है कि बस काम करते रहो, ऑटोमेटिक चीज़ें फॉलो होती जाएंगी। अच्छा, तो लास्ट में आप क्या बताना चाहेंगे उन लोगों को जो एक्चुअल में चैरिटी से जुड़ना चाहते हैं? तो ये एक मिसकंसेप्शन और है कि जो लोग जुड़ना चाहते हैं इससे उन्हें लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसे मतलब खर्च करने पड़ते हैं, फंड्स लेने पड़ते हैं। तो ये सच है या फिर आप बस उससे जुड़े और काम करना स्टार्ट करें? और नहीं, एनएसएस में बच्चों के लिए कोई एक्सपेंस ऐसा नहीं रहता है, बल्कि जब भी एक्टिविटीज़ होती हैं तो चाय समोसे की व्यवस्था प्रोग्राम ऑफिसर्स करके रखते हैं बच्चों के लिए। तो ऐसा कोई एक्सपेंस वाली चीज़ नहीं है। हाँ, आप अगर चाहें तो आप नहीं एनएसएस से जुड़ पा रहे हैं, अगर आप कॉलेज लाइफ में नहीं हैं तो आप ओपन यूनिट्स एनएसएस की ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी एनजीओ के साथ भी काम कर सकते हैं। एनजीओज भी कुछ चार्ज नहीं करते हैं किसी को काम करने के लिए। तो और ज़रूरी नहीं है कि हम किसी संस्था से ही जुड़ के काम करें। अगर हम ऐसे भी, मुझे लगता है गर्मी में अगर लोग सड़क पे चल रहे हैं और अगर हम 10 लोगों को भी दिन में पानी प्रोवाइड करवा पा रहे हैं तो वो भी एक समाज सेवा का पार्ट है। ज़रूरी नहीं है कि कोई ये टैग लेके ही चले कि नहीं हम ये करते हैं वो करते हैं। नहीं, हम छोटी से छोटी अगर किसी की मदद कर पा रहे हैं तो वो इट्स अ पार्ट ऑफ सोशल वेलफेयर, और हम कर सकते हैं, बस नज़रिए की बात है। मतलब बड़े लेवल से बिल्कुल स्टार्ट करना ज़रूरी नहीं है, छोटे लेवल से स्टार्ट। क्योंकि अगर हम बड़े लेवल को फोकस करते हैं तो हम हमेशा सोचते हैं कि हमसे नहीं हो पा रहा है, लेकिन जब हम धीरे धीरे स्टेप्स को करते जाते हैं तो ऑटोमेटिक एक दिन हमें पता चलता है कि हाँ, हमारी जर्नी काफ़ी सुंदर रही और हमने अपने लेवल पे हमेशा बेस्ट किया है। अच्छा, आप लास्ट में ये बताएं हमारे ऑडियंस के लिए कि जो लोग अपना एक्चुअल करियर छोड़ के सोशल वर्क में आए हैं तो वो बेनिफिशियल तो होगा उनके लिए, साथ ही साथ वो अपना करियर कर सकते हैं और फिर अपना सोशल वर्क कर सकते हैं, राइट? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी जॉब में है तो आप सोशल वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि गर्मी में अगर 10 लोगों को पानी पिला ही दिया हमने रोड पे तो उसके लिए हमें हमारा जॉब आर्ग्यू नहीं करेगा कभी, हम हमेशा कर सकते हैं वो सारी चीज़ें। तो छोटी मोटी चीज़ें बिल्कुल की जा सकती है। कभी हमें लगा कि मतलब ऐसा मैंने खुद किया है अपने भाई के साथ, अपने छोटे भाई के साथ, कि हम लोगों ने जैसे पूजा पे काफ़ी एक घर पे पूजा हुई तो काफ़ी पैसे चढ़ जाते हैं, तो वो पूजा के पैसे मम्मी मंदिर में चढ़ाने वाली थी। तो हमने कहा कि नहीं, मंदिर में चढ़ाओगे तो मंदिर ऑलरेडी काफ़ी जगहों से फंड मिलता है मंदिरों को। तो हमने वो पैसे लिए और हमने गर्मी का समय था तो फ्रूटी के पैकेट्स खरीदे, और भोपाल में एक साई मंदिर है होशंगाबाद रोड पे, तो हम लोग वहाँ गए और हमने वहाँ गरीबों में वो फ्रूटी पैकेट्स बांट दिए। तो एटलीस्ट उन लोगों को वो ठंडक मिली गर्मी के समय पे। तो ये आपने कब किया था? ये अभी रिसेंटली की बात है। तो ऐसा कुछ कुछ करते रहना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार किसी टैग के साथ काम हो, कई बार कुछ काम बस कर देने चाहिए। आपके लिए आइडल कौन था ये सब करने के पीछे? आपका कोई आइडल होगा?
आइडियल की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि मेरे माता पिता और मेरे गुरु मेरे लिए हमेशा से आइडियल रहे, क्योंकि अगर मेरे पेरेंट्स की बात करें तो उनमें उनकी पर्सनालिटी में इतनी सिंप्लिसिटी है कि उन्होंने कभी एक बेटी को या एक लड़की को कभी रोका नहीं इतना कुछ करने से। तो अगर ऐसे पेरेंट्स आपके साथ है तो उनसे बड़ा आइडियल कोई नहीं हो सकता। बात करें मेरे गुरुओं की, तो मेरे जितने भी गुरु हैं, चाहे वो राहुल सर हो, सक्सेना सर हो, डॉक्टर इंदिरा मैम हो, ये सारे ही ऐसे टीचर्स हैं मेरे कि इन्होंने कभी मतलब डीमोटिवेट नहीं होने दिया। कई ऐसे मौके आए जब लगा कि नहीं हो पाएगा, डाउन फील होता है, लेकिन उन लोगों ने हमेशा सपोर्ट किया और हमेशा कहा कि नहीं, काम करते रहो और अच्छा होगा जो होगा, तो अल्टीमेटली होता है अच्छा। हाँ, तो लास्ट में आप ऐसा कुछ बताइए जो हमारे ऑडियंस को इंस्पायर करे कुछ अच्छा करने के लिए अपने सोसाइटी के लिए। मुझे यही लगता है कि हम सभी को कुछ ना कुछ तरीक़ों से काम करते रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़े लेवल पे, छोटे छोटे लेवल पे भी अगर हम काम करेंगे तो चेंज आएगा। और हमें अपने अपने तरीक़ों से काम करना चाहिए। हमें कभी किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए कि इसने उस तरीके से काम किया तो हम भी उस पाथ पे चलेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि उस इंसान के लिए वो पाथ सफलता लाया हो, लेकिन हमारे लिए भी वो सफलता लाए। तो हमें बस अपने तरीके को अपने विश्वास के साथ उस पर काम करते रहना चाहिए और निश्चित ही एक दिन सुनहरा होगा। एंड थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको प्रेसिडेंट से ये प्राइज़ मिला एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।